फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर, जो कि 27 नवंबर 2019 को इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। हम इसके 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप तक ईजिली पहुँच सकें। ये बहुत कंपलसरी है, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके क्लासमेट्स वगैरह उनके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो एट द एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट किलिंग द टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 81 से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि डबल केज एक इंडक्शन मोटर हमें गिवन है, उसमें जो आउटर केज होता है वो हाई रेजिस्टेंस से बना हुआ होता है, ठीक है। हाई रेजिस्टेंस की मेटल बार्स का हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इनको यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है? जो हम हाई रेजिस्टेंस मेटल बार यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने का पर्पज़ बेसिकली क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करना, ठीक है। जैसे कि जब हम टॉर्क और स्पीड के बीच का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जब हम वो देखते हैं तो नॉर्मली कुछ इस तरीके से जाता है कोई भी इनिशियल रेजिस्टेंस पर। ये थोड़ा ऐसा नहीं, कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू है R, ठीक है। अब हम अगर R की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो मैक्सिमम टॉर्क है, जो मैक्सिमम टॉर्क आप जो देख रहे हैं, ये जो टॉर्क आप देख रहे हैं मैक्सिमम टॉर्क है, तो टी मैक्स की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। लेकिन आप जो ओरिजिन से लेके बाई एक्सिस पे ये जो टॉर्क देख रहे हैं ना, ये टॉर्क की एक्सिस है, ये स्पीड की एक्सिस है, ठीक है। स्पीड की एक्सिस है। तो आप ये इनिशियल पॉइंट से लेके जो टॉर्क की एक्सिस है, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग टॉर्क होता है TST। तो आपने देखा जैसे ही हमने रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया तो TST1 हो गया ये, और ये TST2 हो गया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, हमने इसको रेजिस्टेंस R का नाम दिया, और जो यहाँ पर जो R, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। जो R2 है वो ग्रेटर है R1 से। तो यहाँ से इस ग्राफ से हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है पहले इतना था, TST1 था, लेकिन जो स्टार्टिंग टॉर्क है TST2 ये वाला, ये इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे TST2 इज ग्रेटर देन TST1। तो स्टार्टिंग टॉर्क TS2 ग्रेटर हो जाता है TST1 से या फिर इनिशियल टॉर्क से। तो या इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको अच्छी डिटेल में बता दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। हमें बताना है कि किस तरीके का स्टार्टर है हम 15 HP की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कौन सी मोटर का हम कौन से स्टार्टर का हम यूज़ करेंगे 15 HP की स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट स्टार्टर और उनकी रेंज है मैं आपको लिखवा देता हूँ। जो DOL स्टार्टर है इसको हम यूज़ करते हैं अप टू 5 HP, और स्टार डेल्टा स्टार्टर है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका यूज़ हम करते हैं 5 से लेके 20 HP की रेंज तक। और जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, इसका यूज़ करते हैं मोर देन 20 HP। 20 HP से ज़्यादा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर की रेंज में 15 HP की जो वैल्यू है वो इस रेंज में लाई कर रही है। तो फाइनली हम स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर मूव कर। क्वेश्चन नंबर 83 है। हमें बताना है इनमें से कि जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होगी? तो आपको पता होगा, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन बी, जो सॉलिड एंगल की यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर की, तो ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? तो ये होती है इल्यूमिनेशन की यूनिट, ठीक है। इल्यूमिनेशन की यूनिट होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, सबको ध्यान में रखना है एक एक को, ठीक है। अगर ल्यूमेन पर वाट की हम बात करें तो ये होती है ल्यूमिनस इफिशियंसी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या? ल्यूमिनस इफिशियंसी,
कैंडेला की बात करें तो ये 7 बेसिक यूनिट में से एक है, ये भी इल्यूमिनेशन के अंदर में आती है। इसकी होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको हम मेज़र करते हैं किसमें, कैंडेला में, ठीक है। ज्योति तीव्रता इसको हिंदी में बोलते हैं। और अगर हम बात करें, ये तो सॉलिड एंगल की पूछ ली, अगर यहाँ पे प्लेन एंगल होता, ठीक है, क्या होता, प्लेन एंगल होता, तो प्लेन एंगल के केस में इसकी यूनिट हो जाती केवल रेडियन। कितनी हो जाती, ओनली रेडियन, ठीक है। तो याद रखिए रेडियन के केस में प्लेन एंगल होगा, स्टेरेडियन के केस में सॉलिड एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 है, हमें बताना है कि जो सिंबल हमें दिखाया गया है, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिए ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये चेसिस अर्थिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है चेसिस अर्थिंग की। ये चेसिस अर्थिंग होती क्या है, तो आपने बेसिकली जो गाड़ी वगैरह होती हैं, जो वाहन वगैरह होते हैं, व्हीकल्स होती हैं, आपने मान के चलो बस हो गई जैसे, तो बस में देखा होगा वो लोग करते क्या है, जैसे कि उनको हॉर्न बजाना है तो वो क्या करते हैं, एक जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको बस की बॉडी से कनेक्ट कर देते हैं और केवल एक ही वायर का यूज़ करते हैं पूरी बस में। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक टर्मिनल यानी नेगेटिव का हम यूज़ कर रहे हैं किसमें, बॉडी में, पूरी बॉडी को हमने कर दिया नेगेटिव से कनेक्ट। तो हम कहीं भी कुछ भी चीज़, अगर हम कोई बल्ब जलाना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कोई बल्ब जलाना है, जैसे मान के चलो ये बल्ब हो गया, हमें ये जलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, एक ये बैटरी है हमारे पास, ठीक है, ये कोई बैटरी है, इसमें पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे भाई, बैटरी के डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल से हमने एक टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और बैटरी का एक टर्मिनल हम क्या करेंगे, बैटरी का एक टर्मिनल हम बॉडी से कनेक्ट कर देंगे, बस की या किसी भी व्हीकल की, ठीक है, बस ही नहीं किसी व्हीकल में कर सकते हैं। तो हमने एक टर्मिनल को बस की बॉडी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये बॉडी से कनेक्ट किया है हमने, और इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, और इस वाले टर्मिनल को हमने बस की बॉडी से कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें जो नेगेटिव वायर है वो बॉडी जो पूरा है वो नेगेटिव का काम कर रही है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम डायरेक्टली अपने जो सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, जो कि बल्ब है उसको हम डायरेक्टली सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। बाकी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बॉडी पूरा नेगेटिव का काम करेगी यहाँ पे, उसी को हम चेसिस अर्थिंग कहते हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी इतना कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसमें, ये सभी ने देखा होगा, आप लोग अगर बिलोंग करते हैं थोड़े रूरल एरिया से तो आपको जरूर दिख गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, हमें बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो बताता है कि वो पीएलसी मैन्युफैक्चरर कंपनी नहीं है, ठीक है। हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी है जो कि पीएलसी को मैन्युफैक्चरर नहीं करती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो पीएलसी का मैन्युफैक्चर नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 पर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है, हमसे पूछा गया है कि थर्मल पावर प्लांट में जो हम इकोनोमाइजर यूज करते हैं, इस इकोनोमाइजर का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इकोनोमाइजर का जो मेन काम है इसमें वो है, ये करता क्या है, बेसिकली जो फीड वाटर है उसको हीट करने के काम आता है फ्लू गैसेस से, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, फ्लू गैसेस को हम चिमनियों में से रिलीज करने से पहले हम क्या करते हैं, अब भाई ये गैसेस तो रहती हैं, ये गैसेस तो हीट रहती है ना बहुत सारी, तो हम क्या करते हैं कि जो बॉयलर में वाटर को हम फीड करवाने वाले हैं, उस वाटर को हम फीड करवाने से पहले ही फ्लू गैसेस के पास से, यानी कि फ्लू गैसेस का यूज़ करके उस वाटर को गर्म कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है बड़े जल्दी अचीव हो जाता है हमें, और जो इसकी ओवरऑल इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है पावर प्लांट की, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि थर्मल पावर प्लांट कौन सी साइकिल पे वर्क करता है, तो थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पर वर्क करता है। ये काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्ज एनर्जी प्रोड्यूसर कौन सा पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट ही बताना है। लगभग 63 to 65% जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट पे मैं एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, जितने पावर प्लांट हो गए हैं सभी के बारे में डिटेल, जो फंक्शन है उनका, उनमें क्या क्या चीज़ें अलग से हो सकती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको पता नहीं होगा शायद, लेकिन हम हर चीज़ को अच्छे से करेंगे आने वाले समय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, हमें बताना है कि रिजनरेटिव ब्रेकिंग में जो मोटर होती है वो किस
तरह ऑपरेट करने लगती है। तो रिजनरेटिव ब्रेकिंग में जो मोटर होती है वो जनरेटर की तरह बिहेव करने लगती है या जनरेटर की तरह ऑपरेट होने लगती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे ही रिजनरेटिव ब्रेकिंग होती है तो इसमें जो बैक ईएमएफ है, जब मोटर होती है तो बैक ईएमएफ ही कहते हैं उसको, तो जो बैक ईएमएफ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। तो उस केस में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो आप सबको पता होगा जब करंट रिवर्स हो गया तो इसका मतलब क्या है कि मोटर जनरेटर बन चुकी है। तो सीधी सी बात है कि मोटर कैसे काम करेगी, कैसे ऑपरेट होगी, एज अ जनरेटर की तरह रिजनरेटिव ब्रेकिंग के केस में। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, हमें बताना है जो हम ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें लेड पेरोक्साइड का यूज़ होता है। जब ये लेड पेरोक्साइड हीट किया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जब हम ऑक्साइड फिल्म अरेस्टर में लेड पेरोक्साइड को गर्म करते हैं या किसी कारण से यह हीट होता है तो उस कारण उसमें होता क्या है, जो लेड पेरोक्साइड है वो रेड लेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वो रेड लेड में चेंज हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे हम, हमें एक 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गिवन है, ठीक है, और इसमें जो केबल का जो लेंथ है ओवरऑल वो कितना है, 4 किलोमीटर है, यानी कि 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर इसका ओवरऑल लेंथ है, ठीक है। और इसमें जो लोड है 100 एम्पियर का ये रहा और 200 एम्पियर का ये रहा, 2 लोड हैं इसमें, ठीक है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है। और जो फीडर है, फीडर को पॉइंट ए पर फीड किया गया है, कितना वोल्टेज, 500 वोल्टेज, ठीक है। तो हमें बताना है कि सबसे दूर वाले पॉइंट पर, सबसे फारटेस्ट पॉइंट पर, फारटेस्ट पॉइंट कौन सा है, पॉइंट सी पर, तो पॉइंट सी पर कितना वोल्टेज जो है अवेलेबल होगा, हमें ये बताना है कि पॉइंट सी पर कितना वोल्टेज अवेलेबल होगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो करंट है उसको हम देखेंगे। करंट को किस तरीके से देखेंगे, देखिए यहाँ से 200 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही होगी, ठीक है, 200। लेकिन अगर यहाँ पर हम KCL से देखें तो यहाँ पर कितनी आएगी, यहाँ पर 100 और प्लस 200 300 एम्पियर का करंट यहाँ पर जाएगा। अब हमें सी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो हम बेसिकली करेंगे क्या, ये जो 500 ओवरऑल सप्लाई वोल्टेज है इसमें से हम इन दोनों का ड्रॉप को माइनस कर देंगे तो हमें पॉइंट सी पर पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा ये। तो हमने 500 तो इसका जो इनपुट है, जो फीडिंग वोल्टेज है वो लिया पॉइंट ए पर, 500 हमने ये लिखा, माइनस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हम 2 किलोमीटर के लिए अगर हम रेजिस्टेंस के, देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना। 1 किलोमीटर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.02 ओम है, तो 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस, 0.04 ओम हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके केस में भी कितना रहेगा, 0.04 ओम हो रहेगा, ठीक है। अब हम सीधे सीधे आंसर निकालेंगे। जो ओवरऑल वोल्टेज हमने फीड किया है 500 वोल्ट हमने यहाँ लिखा। अब इसका ड्रॉप देखेंगे, ये कितना, 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर में कितना करंट फ्लो हो रही है, 300 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, और 2 किलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.04 है। अगर हम I इंटू आर कर देंगे तो हमें इसका वोल्टेज ड्रॉप मिल जाएगा। तो हम सिमिलरली यही करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले हम 300 इंटू 0.04, ठीक है, 300 इंटू 0.04, और इसमें प्लस करेंगे क्योंकि हमें C तक पहुंचना है। अब B से C तक देखेंगे, इसमें देखेंगे करंट कितना है, 200 है, और इस डिस्टेंस पर रेजिस्टेंस कितना है, 0.04 है, कितना है, 0.04 है। आसान था। इसको करेंगे हम 4 तिया 12 आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, कितना, 8 वोल्ट हो जाएगा। ये 8 आ गया, ये 12 आ गया, यहाँ पर 500 है ही, तो हम क्या करेंगे, 500 में से हम 12 और 8 को ऐड करके घटा देंगे, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
इसका जो आंसर है वो सीधे सीधे 480 480 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, याद रखना फारटेस्ट पॉइंट का मतलब भी यही है कि सबसे दूर वाला पॉइंट जहां से हमने फीड किया है वहां से सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट, दैट इज द सी। तो इसका आंसर क्या होगा, 480 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, हमें बताना है कि जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप है किसी भी लाइटनिंग सिस्टम में, ठीक है, किसी भी लाइटनिंग सिस्टम में या लाइटनिंग सर्किट में वो कितना होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2% ऑफ द सप्लाई वोल्टेज प्लस 1। ठीक है, ये वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, 1 वोल्ट। यानी कि देखो सबसे पहले लाइटनिंग सर्किट में किस तरीके के वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहे हैं। जैसे कि लाइटनिंग सर्किट में आपने डिफरेंट इक्विपमेंट को यूज़ किया, लाइटनिंग फैन वगैरह, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपने यूज़ किया, तो आपके द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो 2% सप्लाई वोल्टेज से प्लस 1 इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कई जगह 3% भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर ऑप्शन में 2% ऑफ सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट गिवन है, हम इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। याद रखना ये थोड़ा हटके है, ठीक है ना, इसको कंफ्यूज करने लगते हैं लोग। ठीक है, जो लो वोल्टेज है वो लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, मीडियम वोल्टेज, उसकी जो वेरिएबल जो टॉलरेंस वैल्यू है वो एक अलग है, इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है अपन को। ठीक है, ये एक सेपरेट चीज़ है। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट जो वोल्टेज मैं बता देता हूँ। जैसे कि लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज में कितना आता है, 250 वोल्ट तक, लो वोल्ट में 250 वोल्ट तक आता है। और मीडियम वोल्टेज की बात करें हम, मीडियम वोल्टेज में कितना आता है, तो मीडियम वोल्टेज में 250 से लेके 650 वोल्टेज तक, कितना, 650 वोल्टेज तक। और इन दोनों की जो वैल्यू होती है, जो मतलब जो टॉलरेंस वैल्यू होती है, या फिर कहें कि कितने परसेंट वोल्टेज चेंज हो सकता है। ठीक है, कितना परसेंट वोल्टेज में चेंज एक्सेप्टेबल है, तो इसके केस में प्लस माइनस 6% जो चेंज है, जो टॉलरेंस है, वो एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। ठीक है, अब हाई वोल्टेज की बात करते हैं हम। ठीक है, किसकी बात करेंगे, हाई वोल्टेज की। तो हाई वोल्टेज की रेंज कितनी है, 650 वोल्टेज से लेके कितना, 33 kV तक। ठीक है, 33 kV तक। तो इसके केस में क्या होता है भाई, इसके केस में क्या होगा, इसके केस में क्या होता है, जो वैल्यू है, जो टॉलरेंस की वैल्यू है, वो उसकी अपर लिमिट हो सकती है प्लस 6%। ठीक है, और इसकी जो लोअर लिमिट है वो हो सकती है माइनस का 9%। यानी कि प्लस 6% से लेके 9% तक इसकी लोअर लिमिट हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें EHV एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 33 kV से भी ऊपर की रेंज होती है। ठीक है, तो इसके केस में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो अपर लिमिट हो सकती है वो हो सकती है 10%। ठीक है, और जो लोअर लिमिट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 10% से लेकर माइनस के 12.5% तक। ठीक है, IE रूल के अकॉर्डिंग है ये, तो ये इनको आप याद रख लेना, क्योंकि ये अक्सर आते रहते हैं। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला भैया ये क्वेश्चन है। और फ्रिक्वेंसी में कितना हो सकता है भाई, फ्रिक्वेंसी का बताइए। फ्रिक्वेंसी में जो IE रूल के अकॉर्डिंग जो टॉलरेंस है वो पॉसिबल हो सकता है 3%। यानी कि 3% की अगर वैल्यू चेंज होती है तो वो एक्सेप्टेबल है, बट इससे ज़्यादा वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारे ऊपर पेनल्टी पड़ जाएगी, हमारे ऊपर बिल भरना पड़ेगा हमें फिर। ठीक है, पेनल्टी लगेगा हमारे ऊपर फिर। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, आसान सा प्रश्न है, हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित दिए गए मैग्नेटिक मटेरियल में से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से मटेरियल का जो हिस्टेरेसिस लूप का एरिया है वो स्मॉल होता है। ठीक है, सबको पता होगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें जो एरिया होता है लूप का बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसमें जो एरिया होता है हिस्टेरेसिस लूप एरिया इज लार्ज। ठीक है, लार्ज होता है। और एक चीज़ यहाँ से ये भी ध्यान में रखिएगा
जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा हिस्टेरेसिस लूप का एरिया होता है उसका हिस्टेरेसिस पावर लॉस भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसीलिए हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका जो हिस्टेरेसिस लूप है वो कम होता है। जब हिस्टेरेसिस लूप कम होगा तो हिस्टेरेसिस लॉस भी कम होगा, और जब हिस्टेरेसिस लॉस कम होगा तो आयरन लॉस भी कम होगा। जब आयरन लॉस भी कम होगा तो इफ़िशियंसी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, ठीक है, एक मेन सर्किट है, ठीक है, मेन सर्किट वायर है डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के केस में, ठीक है। इसको ज़रूरत है 20 एम्पियर की करंट कैरी करने की। जब इसको कनेक्ट किया जाता है सिंगल फेज वोल्टेज 230 से 230 वोल्ट से, तो बताना है कि मैक्सिमम परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, तो इसमें देखो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन जहां भी आपको दिख जाए, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन का मतलब हमारे घर की बात चल रही है। ऐसे में जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, 2% प्लस 1 वोल्ट। 2% ये किसका है? सप्लाई वोल्टेज का 2% है। तो क्या करेंगे हम, सप्लाई वोल्टेज का 2% यानी 230 का 2% सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 2% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2/100 करेंगे, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 23 दूनी 46, 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.6 आ गया। और इसके साथ हमें क्या करना है, हमें 1 वोल्ट भी ऐड करना है, इसमें 1 वोल्ट भी ऐड करना है। तो 4.6 में जब 1 वोल्ट को हम ऐड करेंगे तो 5.6 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस किसी को भी डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में जो परमिसिबल वोल्टेज ड्रॉप है उसकी वैल्यू को पता होगा, उसने ये 2 क्वेश्चन बना लिए होंगे और वो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच गया होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़, पॉइंट से पॉइंट वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपकी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि सिलेक्शन 1-2 नंबर से बहुत लोगों के रुकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, हमें एक ट्रांसफॉर्मर गिवन है जिसमें जो प्राइमरी वोल्टेज V1 है वो 2000 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज 200 वोल्ट है, इसकी जो पावर है 20 kVA है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, इसमें 66 जो टर्न्स हैं, 66 जो टर्न हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग में है। ठीक है, हमें नंबर ऑफ टर्न पता करना है प्राइमरी वाइंडिंग में। इससे इजी तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता भाई, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। V1/V2 = N1/N2। ठीक है, V1 कितना है, 2000 है, और ये कितना है, V2 200 है। N1 हमें कैलकुलेट करना है, N2 की वैल्यू हमें 66 गिवन है। ठीक है, तो इससे ये 10 बार गया, जब 66 यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो N1 बराबर में कितना आ जाएगा, 660, दैट इज द 660। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 93 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से बताना है कि जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि टाइप है सिंथेटिक रेजिन का। ठीक है, तो PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि एक सिंथेटिक रेजिन है, और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको तो बिल्कुल याद ही कर लो कि PVC सिंथेटिक रेजिन है, एक टाइप है सिंथेटिक रेजिन का, क्योंकि PVC हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना, सिंथेटिक रेजिन का टाइप है, कौन है, PVC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, हमसे पूछा गया है कि दिए गए कर्व में यहाँ पर जो टाइम स्पीड कर्व या स्पीड टाइम कर्व हमें गिवन है। ठीक है, किसी भी सर्विसेज, किसी भी ट्रेन की सर्विसेज के लिए। ठीक है, अब इसमें जो AB रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस कर्व में आप देख रहे होंगे एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये रिप्रेजेंट करती है एक्सीलरेशन। किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सीलरेशन ऑन स्पीड कर्व। ठीक है, अगर हम B से C की बात करें तो B से C के बीच का जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, फ्री रनिंग टाइम को। ठीक है, और C से D के बीच के जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है
कॉस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग, डी से नीचे तक क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है। हमें बताना है कि जो नीचे दिए गए फिगर में जो वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है, ये जो दिखा रहा है ये क्या है, ये वोल्ट मीटर है। हमने ये जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है फिगर में, ये कितनी रीडिंग को मेजर करेगा या कितनी रीडिंग को शो करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, ये जो वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है ये सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट है। किसमें, सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस वोल्ट मीटर को आइडियल कंसीडर करेंगे। कैसा, आइडियल। और आइडियल में अगर हम बात करें, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आइडियली कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पर ओपन सर्किट कंसीडर करेंगे, ठीक है। कैसा, ओपन सर्किट कंसीडर करेंगे। तो ओपन सर्किट के केस में जो देखो इसमें करंट तो कोई फ्लो होगा नहीं, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई ड्रॉप नहीं होगा। और जो 150 वोल्ट है यहाँ पर जो दिख रहा है, ये एज इट इज यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। 150 वोल्ट यहीं पर आ जाएगा, सही से लिख देता हूँ, 150 वोल्ट। और यहाँ पर ये क्या है, ओपन सर्किट है। तो 150 वोल्ट इसके अक्रॉस आ गया और वोल्ट मीटर इसको मेजर कर लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 150 वोल्ट हो जाएगा। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को हम इनफाइनाइट लेके इसको सॉल्व करेंगे और जो वोल्ट मीटर है इस पूरे वोल्टेज को यहाँ पर मेजर करेगा, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो पूरा वोल्टेज यहाँ आ जाएगा और वोल्ट मीटर इसको मेजर कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, हमें बताना है कि दी गई कंडीशंस में से कौन सी नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, अवॉइड करने के लिए, खत्म करने के लिए जो रेस अराउंड कंडीशन होती है उसको, जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप में होती है। अब देखो, रेस अराउंड कंडीशन के होने के बहुत से कारण हैं। सबसे पहले जो ट्रिगरिंग मेथड हम यूज कर रहे हैं उससे भी रेस अराउंड कंडीशन हो सकती है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सी नेसेसरी कंडीशन है खत्म करने के लिए रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर। तो रेस अराउंड कंडीशन जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो ट्रिगरिंग मेथड हम यूज़ करते हैं उसके कारण भी रेस अराउंड कंडीशन आ सकती है, ठीक है। तो रेस अराउंड कंडीशन कौन सी ट्रिगरिंग में होती है, तो याद रखिएगा, जो हम लेबल ट्रिगरिंग यूज़ करते हैं, जो हम लेबल वाली ट्रिगरिंग यूज़ करते हैं, इस ट्रिगरिंग के केस में रेस अराउंड कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम एज ट्रिगरिंग की बात करें, नेगेटिव एज, पॉजिटिव एज, अगर हम एज ट्रिगरिंग की बात करें तो एज ट्रिगरिंग के केस में रेस अराउंड कंडीशन नहीं होती है। रेस अराउंड कंडीशन में होता क्या है कि एक क्लॉक पल्स में हम एक बार ही क्लॉक पल्स देते हैं और आउटपुट बहुत बार बदल जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को हम रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं, ठीक है। अब रेस अराउंड कंडीशन की सबसे पहली जो कंडीशन है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि जो प्रोपोगेशन टाइम डिले है, जो डेल टी है, प्रोपोगेशन टाइम डिले हमेशा कम होना चाहिए, किससे, क्लॉक पीरियड से। क्लॉक पीरियड क्या दिखाया गया है क्वेश्चन के अनुसार, टी दिखाया गया है। पहली कंडीशन है, याद रखिए, जो प्रोपोगेशन टाइम डिले है, प्रोपोगेशन टाइम डिले का मतलब है कि कन्वर्जन में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो प्रोपोगेशन टाइम डिले अगर क्लॉक पीरियड से कम है, पहली कंडीशन ये हो गई। और ये प्रोपोगेशन टाइम डिले ये लेस हो सकता है, सॉरी ये ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है, किससे, क्लॉक पल्स से, ठीक है। यानी कि जो क्लॉक पल्स है वो इससे लेस हो सकती है, इक्वल हो सकती है, और ये ओवरऑल फैक्टर इससे कम होना चाहिए, क्लॉक पीरियड से कम होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं, मतलब इसको हम रेस अराउंड कंडीशन को अवॉइड करने की कंडीशन कहते हैं। और रेस अराउंड कंडीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बार क्लॉक देने पर आउटपुट बहुत बार बदल जाता है, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन होती है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखो इसमें इक्वल टू इसमें है नहीं है, तो इक्वल टू को हटा दो, कोई मतलब नहीं है। इक्वल टू होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 पर मूव करते।
क्वेश्चन नंबर 98 है ये, जो 98 नंबर का क्वेश्चन है, हमसे इसमें पूछा गया है कि जो इन्वर्टेड ऑपरेशन होता है जनरेटर का, इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग। तो जनरेटर का जो इन्वर्टेड ऑपरेशन है उसको हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि इन्वर्टेड ऑपरेशन जनरेटर का ना देखने को मिले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स पावर रिले का यूज़ करते हैं। कौन सा रिले, रिवर्स पावर रिले का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रिवर्स पावर रिले में होता क्या है भाई, जैसे ही पावर की डायरेक्शन चेंज होती है, यानी कि मान के चलो आपका जनरेटर पहले पावर डिलीवर कर रहा है किसी इनफाइनाइट बस को, लेकिन किसी कारण से जो सिंक्रोनिज्म है वो फेल हो गया, कोई अदर कंडीशन आ गई, तो उसके केस में क्या होता है कि जो पावर है पावर रिवर्स आने लगती है। तो इस रिवर्स पावर को ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स पावर रिले का यूज़ करते हैं। जैसे ही पावर जो है रिवर्स कंडीशन में आएगी, ये जो रिले है ये ब्लॉक कर देगा, सर्किट को ओपन कर देगा, ठीक है। या फिर सर्किट जो मैकेनिज्म है उसको सही करने की, आजकल तो खैर बहुत एडवांस रिले आ चुकी हैं, ये तो हम कन्वेंशनल तरीका पढ़ रहे हैं। आप इसमें इतना ही रखिए कि जो पावर है उसको ब्लॉक कर देता है, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि अल्टरनेटर है उसको सिंक्रोनाइज्ड किया गया है पावर स्टेशन की बस बार से, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अगर जो बल्ब है जो हमने यूज़ किया है सिंक्रोस्कोप में, वो ग्लो करता है मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखो भाई इसमें कुछ नहीं है, जो मेथड हम यूज़ करते हैं इसमें कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। यहाँ से इनकमिंग बस होती है एक, ठीक है, और एक जो होती है जिसको हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें से किन्हीं दो टर्मिनल से हम कनेक्शन ले लेते हैं इसमें, ठीक है। ये हो गया इसका, और जो सिमिलर जैसे कि R/B है, ठीक है, R/B ये हो गया, तो R/B ये है, तो बाय B से हम इसको भी कनेक्शन दे देंगे इस साइड की, ठीक है। ये B हो गया, ये बाय हो गया, इसको कनेक्शन मिल गया। और हम यहाँ पर स्विच से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इन दोनों बस को, ठीक है, ठीक है। हमें कनेक्ट करना है इन दोनों के ऑपरेशन को, यानी इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बल्ब कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। बता देता हूँ थोड़ा, मैं आपको, कोई बताएगा नहीं आपको, बट मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। ये हमारा ऑपरेशन वाली है, हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये हमारी बस हो गई, ये इनफाइनाइट बस हो गई, कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इनफाइनाइट बस से अपने जनरेटर को कनेक्ट करना है। हम एक ऐसे समय का वेट कर रहे हैं जिस समय पर जो फ्रिक्वेंसी है वो हमें कैसी मिले, मैक्सिमम मिले, जितनी हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए हमें उतनी फ्रिक्वेंसी मिले, ठीक है। तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, अब देखो इसमें 3 केस होते हैं बेसिकली। इसमें 3 केस कैसे होते हैं, जब फ्रिक्वेंसी नहीं, जब फेज एक दूसरे के आउट में होंगे तो ये बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं करेगा। यानी कि कोई भी अगर फेज एक दूसरे के आउट में है, आउट ऑफ फेज है कोई भी एक फेज, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब बात आती है जब ये जितने नियर पहुंचेगा, यानी फेज में जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा उतना ही बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये मैक्सिमम ग्लो कब करेगा, जब भैया बिल्कुल फ्रिक्वेंसी, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी पे दोनों ऑपरेट करने लगेंगे, ठीक है। बहुत ही कम इंस्टेंट मिलता है ऐसा, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर काम करने लगेंगे, उस केस में ये बल्ब बहुत भयंकर तरीके से ग्लो करने लगता है, ठीक है। ये ग्लो करने लगता है। तो जब ये, इसमें लिखा है मैक्सिमम ब्राइटनेस, जब ये मैक्सिमम ब्राइटनेस से ग्लो करेगा तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, टोटल 50 हर्ट्ज हो चुकी है, जो कि सिस्टम की यानी कि बस बार की फ्रिक्वेंसी के इक्वल है। तब ये मैक्सिमम ब्राइटनेस देगा। जब आउट ऑफ फेज होगा तो ये जलेगा ही नहीं, और जब थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा तो हल्का हल्का सा जलेगा, ये ज़्यादा नहीं जलेगा। मैक्सिमम ब्राइटनेस केवल 50 हर्ट्ज पे मिलेगी, जो कि हमारी जो इनकमिंग जो स्टेशन का बस है उसकी फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी मैच करके जैसे ही हमारी फ्रिक्वेंसी सेम हो जाएगी, फेज डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे और जो हमारा पैरेलल ऑपरेशन है वो चालू हो जाएगा। या फिर जो सिंक्रोनाइज करने जा रहे हैं हम इस चीज़ को, यहाँ पे हम सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ये सिंक्रोनाइज मतलब स्विच की हम वो पोजीशन देख रहे हैं जिस पोजीशन पर फ्रिक्वेंसी सेम रहे और जो आउट ऑफ फेज की कंडीशन है वो 0 हो जाए। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। आप देख लीजिए भाई, ब्रॉड लेवल पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 100 है। हमसे पूछा गया है कि हमें एक इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू ए एक्स नॉर बी। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रही है? तो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें जो एक्स नॉर है ये एक्स नॉर का सिंबल है, ये आप देख रहे हैं ना, ये बबल बना के हमने बीच में डॉट घुसा दिया, ये एक्स नॉर का है। देखो मैं बताता हूँ, अगर हम ऐसे लिखे हैं कोई चीज़ को, ठीक है, बाय इक्वल टू ये लिखा है, तो ये कौन सा ऑपरेशन है? यहाँ पर एंड लगाया हमने ऑपरेशन, ठीक है। अगर बाय इक्वल टू ए प्लस बी, या ए और बी बोलते हैं इसको, प्लस नहीं बोलते इसको, ए और बी है तो इस यहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ए एक्स और बी लगा दिया, तो यहाँ पे कौन सा एक्स और ऑपरेशन है या जोर ऑपरेशन है, जो ही बोलना है बोल सकते हैं। और अगर हमने क्या किया, ए ऐसे करके बना दिया जो कि ये सिंबल गिवन है, तो ये कौन सा ऑपरेशन है? ये एक्स नॉर ऑपरेशन है। कौन सा ऑपरेशन है? एक्स नॉर ऑपरेशन है। ये कौन सा है? ये एक्सओर ऑपरेशन है, ठीक है। एक्सक्लूसिव गेट है दोनों के दोनों। अब अगर इन पे हम बार लगा देंगे तो सब इनके आगे ये नैंड हो जाएगा, ये नॉर हो जाएगा, बस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये नैंड हो जाएगा, ये नॉर हो जाएगा। अगर ऊपर बार लगा देंगे तो सिंपल है भाई, मैंने सभी चीज़ें बता दी आपको, ठीक है। यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब भाई पार्ट बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ। जैसे ही मेरे पास समय मिलेगा मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। भाई इसकी बहुत भयंकर डिमांड आ रही थी, बहुत लोग मेरे को मैसेज करके बोल रहे थे कि सर जल्दी इसका पार्ट लाइए, तो अभी मैंने टेम्पररी अपलोड कर दिया है। मैं जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा और इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको भाई हमें मोटिवेट करते रहना है, आपको सब्सक्राइब करते रहना है, लाइक करते रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।